हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी कंपनी की बात करेंगे जो कि एक सेल्फ हेल्प स्टोरी है और इस सेल्फ हेल्प स्टोरी को जो है बहुत सारे सुपर इन्वेस्टर जो है हमें चेस करते हुए देखने मिलते हैं। तो आखिर ऐसा क्या चल रहा है कंपनी के अंदर। कभी भी अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर देखोगे तो वो कंपनी का डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा होता है ना तो पूरा मार्केट जो है ना उस कंपनी को चेस करने लगता है। माने क्या कि कंपनी के अंदर पहले अगर आप देखोगे तो बिजनेस जो है ना कंपनी का इतना ठीक सा नहीं चल रहा होता है, अर्निंग्स ग्रोथ इतनी स्ट्रांग नहीं आ रही होती है। बट फिर कंपनी अपने बिजनेस के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस करती है जिसके वजह से आगे जाकर जो है ना हमें स्ट्रांग अर्निंग्स ग्रोथ जो है ना उस कंपनी से देखने मिले। तो इन कंपनीज को जो है ना हम सेल्फ हेल्प स्टोरीज बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं इस कंपनी की बात करूँ जेएम फाइनेंशियल की, तो जेएम फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो ये कंपनी जो थी ना पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर थी और पिछले कुछ 2 से 3 साल के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी इनका जो बिजनेस मॉडल है ना ये लोग जो है कंप्लीटली चेंज कर रहे हैं। अब आपको किसे समझेगा, जब आप चार्ट भी जाकर देखोगे और जेएम फाइनेंशियल का लास्ट 5 ईयर्स का चार्ट देखोगे, 10 ईयर्स का चार्ट देखोगे तो आप देखोगे कि कंपनी ने जो अपना लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है ना वो अभी दिया है 11 जुलाई के आसपास ब्रेक किया है। अब इसका रीज़न क्या है कि जेएम फाइनेंशियल पहले जो थी ना बड़ी इंटरेस्टिंग कंपनी थी क्योंकि इनके पास इनका एक होलसेल लेंडिंग का बिजनेस था और इसके साथ साथ जब हमारा 2007-2008 का क्रैश हुआ उस टाइम पे सारी कैपिटल मार्केट कंपनीज जो है हमें इंपैक्ट होते हुए देखने मिली। तो जेएम फाइनेंशियल के ऊपर भी जो है हमें इस रीज़न से जो है इंपैक्ट होते हुए देखने मिला। बट फिर उसके बाद इनका जो ये होलसेल लेंडिंग वाला जो बिजनेस है ना उस बिजनेस के पीछे जो है ना कंपनी लॉसेस करने लग गई। इनका जो एआरसी वाला बिजनेस है, एसेट कंस्ट्रक्शन वाला बिजनेस, ये बिजनेस के अंदर जो है कंपनी सफर कर रही थी। तो कंपनी क्या कर रही है, ये जो लो आरओई बिजनेस है ना यहां से शिफ्ट कर रही है और हाई आरओसी बिजनेस की तरफ जा रही है। अब कोई भी कंपनी का मेन एम क्या है, उसे जो है ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी या फिर ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कमाना है, आरओसी पे फोकस करना है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल के अंदर क्या हुआ है, इनके जो लो आरओई वाले बिजनेस थे, ये कौन सा बिजनेस है इनका, कंपनी का प्राइवेट मार्केट्स वाला बिजनेस जहाँ पे ये लोग आपकी होलसेल लेंडिंग करते हैं। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अब अगर आप नॉर्मली एक बड़े इंसान को जो है 100 करोड़ का लोन देते हो या फिर आप 100 अलग अलग लोगों को जो है 1 करोड़ का लोन देते हो तो आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट है वो किस में ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, ऑब्वियसली वो लोन जिसके अंदर आप सिर्फ एक ही इंसान को लोन देते हो। तो ये दिक्कत होता है होलसेल लेंडिंग का और यही रीजन से अगर आप देखोगे तो जो भी बैंक बनकर आती है, जो भी एनबीएफसी बनकर आती है, वो फोकस कहाँ करते हैं, आपकी रिटेल लोन बुक के ऊपर। इनका मेन फोकस क्या होता है कि इन्हें अपनी होलसेल लोन बुक जो है ना वो रिड्यूस करनी होती है। तो जेएम फाइनेंशियल भी जो है ना अभी राइट डायरेक्शन के अंदर चल रहा है। अब वो अपनी जो होलसेल की लोन बुक है ना उसे रिड्यूस कर रहे, रिटेल की लोन बुक पे जो है कंपनी ज्यादा फोकस कर रही है। और जब मैं एआरसी बिजनेस की बात करता हूं तो एआरसी बिजनेस होता क्या है, अब एआरसी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि अच्छा परफॉर्म करता है जब आपकी इकोनॉमी खराब परफॉर्म कर रही होगी। अब बोलोगे यार ये क्या बोल रहा है, अब इमेजिन करो कभी भी इकोनॉमी खराब चल रही होगी तो ज्यादा से ज्यादा बैड लोन्स हो गए और ज़्यादा से ज़्यादा बैड लोन्स होते हैं किसी भी बैंक के, तो वो जो है आपकी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को जो है ये बैड लोन्स बेच देता है और पैसा उठाता है कोई भी बैंक को। तो जब इकोनॉमी खराब कर रही है तब एआरसी कंपनीज के पास जो है बहुत ज़्यादा लोन्स आते हैं और इनका काम होता है कि उन लोन से जो है उन्हें आप पैसा कलेक्ट करके लाना है। तो इसे जो है एआरसी का बिजनेस बोलते हैं। तो एआरसी वाले बिजनेस से जो है कंपनी के लिए इतना ज़्यादा एफिशिएंट बिजनेस रहा नहीं है। पिछले कुछ टाइम पहले अगर आप देखोगे तो इन्होंने बहुत सारे राइट ऑफ किए थे। तो इस रीज़न से जेएम फाइनेंशियल की जब मैं बात करता हूँ ना तो कंपनी जो थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम के अंदर थी। अब कंपनी क्या कर रही है, इनका जो एआरसी वाला बिजनेस है ना उधर से ये लोग कैश निकाल रहे और आपके दूसरे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे। तो दूसरे कौन से बिजनेसेस है जहाँ पे आपका जेएम फाइनेंशियल जो है हमें इन्वेस्ट करता हुआ देखने मिलता है, तो ये लोग आपके पहले कैपिटल हैवी बिजनेसेस के अंदर थे, अब ये लोग आपके कैपिटल लाइट बिजनेसेस के अंदर जा रहे। तो ये कौन से बिजनेसेस है, तो ये कुछ बिजनेस है जैसे कि जब हम कैपिटल मार्केट बिजनेस की बात करें, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट बिजनेस की बात करें, कॉर्पोरेट एडवाइजरी वाले बिजनेस की बात करें, होम लोन्स वाले सेगमेंट की बात करें, तो ये सारे बिजनेसेस के अंदर जो है ना हमें जेएम फाइनेंशियल जो है अभी एक्सपांड करते हुए देखने मिलता है। क्योंकि होम लोन की जब मैं बात करता हूँ तो ये कहाँ पे जो लोन देते हैं, ये लोग आपके अफोर्डेबल हाउसिंग वाले कैटेगरी के अंदर लोन देते हैं, मतलब T2 T3 सिटीज़ के अंदर ये लोग ज़्यादा लोन देते हैं। यहाँ पे इनकी लोन बुक देखोगे तो ग्रैन्युलर साइड पे और अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर जो भी कंपनी है ना वो लोग आराम से अगर आप देखोगे तो 20% के आसपास जो है कंपनीज अपनी लोन बुक ग्रो कर रही है।
फिर इसके साथ साथ जब आप कैपिटल मार्केट कंपनीज देखोगे तो ओवरऑल हमारे इंडिया के अंदर ये कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर जो है ना बहुत बड़ा ग्रोथ रनवे, जो भी कंपनीज कैपिटल मार्केट के अंदर आती है जैसे कि मोतीलाल, नुआमा और आनंद राठी वेल्थ, तो ये सारी कंपनीज को लेकर जो है ना मैं बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इंडिया के अंदर हम अभी हमें क्या होते हुए देखने मिल रहा है, हमें जो है ना सेविंग्स का जो है फाइनेंशियलाइजेशन होते हुए देखने मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि इंडिया के अंदर अभी भी अगर आप मैक्सिमम पैसा देखोगे ना लोगों का, वो जो है इक्विटी के अंदर नहीं है। यूएस के अंदर जब आप कंपेयर करोगे तो 50% जनता जो है ना, यूएस का 50% क्राउड इक्विटी के अंदर पैसा डालता है। तो इंडिया के अंदर इक्विटी मार्केट्स का जो अवेयरनेस है ना वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिल रहा है और लोग प्रेफर कर रहे हैं अभी इक्विटी के अंदर पैसा डालना। तो आगे जाकर इस रीजन से मुझे ऐसा लगता है कि आपके सारे कैपिटल मार्केट बिजनेसेस है एक्सपेक्टेड है कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके साथ साथ अगेन डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर आपको क्या ट्रैक करना है, क्या नहीं करना है, मैंने जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर जो है आपको बहुत डिटेल के अंदर सिखाया हुआ है। तो आपको जो है जेन्युइनली मार्केट के अंदर प्रैक्टिकली एक सेंस बिल्ड करना है ना, तो जीरो टू हीरो मास्टर क्लास जो है आपको लेना ही है और इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास लेना है। मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि ये 5000 के रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के बाद पोर्टफोलियो मैनेजमेंट 1500 का है, जीरो टू हीरो 3500 का है। तो ये 5000 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के बाद मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि आप मार्केट के अंदर कभी नहीं फंसोगे। तो अगेन आपको पता होना चाहिए कि जेएम फाइनेंशियल के अंदर हमें ट्रैक क्या क्या करना है। जैसे कि मैनेजमेंट ने और क्या बताया, पहले क्या हो रहा था कि इनका डिविडेंड जो था ना ये 1.8 रुपीज़ पर शेयर के आसपास जा रहा था। अब मैनेजमेंट ये बोल रहा है कि हम मैक्सिमम पैसा जो है ना हमारे हाई आरओई वर्टिकल्स के अंदर पैसा डालेंगे और हाई आरओई वर्टिकल्स में पैसा डालेंगे और जो पैसा बचेगा ना वो शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देंगे। अब मार्केट के अंदर शेयर होल्डर्स को कभी भी डिविडेंड मिल रहा है ना, तो ये जो है अगेन एक पॉजिटिव बात है। और कंपनी का जो एआरसी बिजनेस है जो कि लॉस मेकिंग था कंपनी के लिए, अब वो जो है इसे प्रॉफिटेबल बना रहे, रिकवरी की तरफ जा रहे। तो जो पुराने राइट ऑफ कर रखे थे ना कंपनी ने एआरसी बिजनेस के अंदर, वो ये लोग जो है फिर से राइट बैक कर रहे। तो इस रीज़न से जो है ना ये जेएम फाइनेंशियल की जो स्टोरी है ना वो जो है हमें बड़ी इंटरेस्टिंग होते हुए देखने मिल रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जेएम फाइनेंशियल क्रेडिट सॉल्यूशंस के अंदर कंपनी ने अपना स्टेक जो है 47% से 97% के आसपास जो है इंक्रीज कर दिया। अब इनका जो एआरसी वाला बिजनेस है ना वो इन्होंने क्रेडिट सॉल्यूशंस के अंदर जो है कंसोलिडेटेड कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो लेगेसी लोन बुक है अबाउट 7500 करोड़ के आसपास थी, उसे जो है इन्होंने कट डाउन किया है और 3570 करोड़ के आसपास जो है ये लोग लेकर आए। मेन फोकस का है हाई आरओई वाले बिजनेस पे, माने कैपिटल क्रेडिट, प्राइवेट इक्विटी, वेल्थ एंड एसेट मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एडवाइजरी। अब जेएम फाइनेंशियल अगर आप देखोगे तो हमारे कंट्री के जो है ना बहुत बड़े डील मेकर है। मैक्सिमम आईपीओ की डील्स वगैरह जो है ना ये जेएम फाइनेंशियल ही करते हैं। आप कोई भी आईपीओ आता है ना, आप चेक करना कौन लेकर आ रहा है, जेएम फाइनेंशियल। कोई भी कंपनी की कौन कॉल हो रही है, कौन करवा रहा है, जेएम फाइनेंशियल। तो ये सारी चीज़ों से भी जो है ना जेएम फाइनेंशियल जो है अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो ये क्या कर रहा है कि इनके खराब वाले बिजनेसेस को स्केल डाउन कर रहा है और अच्छे वाले बिजनेसेस को जो है स्केल अप कर रहा है। तो इस तरीके से इनका आरओई भी जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। पहले इनका आरओई 10% के नीचे था, अब कंपनी 15% के आसपास टारगेट कर रही है। 14% तो ये लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जब मैं फीस एंड कमीशन की बात करूं तो हमें 20% की ग्रोथ देखने मिली है। Q2 FY26 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। पैट की बात करूं तो हमें 16% की ग्रोथ देखने मिली है। इक्विटी के अंदर हमें कंपनी के जो है 18% के आसपास की जो है ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ साथ लास्ट 12 मंथ्स के अंदर अगर आप देखोगे तो इन्हें जो है ना 1273 करोड़ के आसपास जो है पैसा जो है इनका रिकवर हुआ है एआरसी वाले बिजनेस से। तो ये भी जो है अगेन पॉजिटिव बात है। फिर जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस की बात करूं तो वहां पे जब आप आरएम्स देखोगे तो कोई भी बिजनेस अगर आरएम्स हायर कर रहा है ना तो आप ऐसे सोच लो कि यार उसे जो है ना डिमांड बहुत अच्छी देखने मिल रही है। अब ये वेल्थ मैनेजमेंट के जब मैं आरएम्स की बात करता हूँ, ये हमारे बैंक्स के आरएम की तरीके से नहीं होते कि सर लोन ले लो लोन ले लो। ये आरएम जो है ना बहुत स्मार्ट होते हैं, जो कि अपने क्लाइंट्स के साथ जो है ना बहुत अच्छी रिलेशनशिप जो है बिल्ड करके रखते। तो बहुत बार ऐसे होता है कि क्लाइंट को जो है आरएम पे इतना भरोसा होता है कि आरएम पे भरोसा है इसलिए कंपनी पे भरोसा है। ऐसा भी जो है बहुत सी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज के अंदर होता है। और जितने ज़्यादा इनके आरएम्स इंक्रीज होते हैं ना उतने ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है क्लाइंट्स केटर कर पाते। तो इस रीज़न से आरएम्स जितना ज़्यादा फास्ट इंक्रीज हो रहे हैं उतना ज़्यादा पॉजिटिव बात है और ये लोग अपना वेल्थ मैनेजमेंट का जो डिवीजन है ना वो स्केल कर रहे हैं। तो यहाँ पे इनके आरएम्स जो है ना हमें जो है और ज़्यादा फास्ट इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इनके आरएम्स जो है हमें 43% वाई लेवल पे इंक्रीज होते हुए देखने मिला है। ब्रांचेस जो है यहाँ पे हमें 11% का ग्रोथ देखने मिला है। रिकरिंग एयूएम के अंदर कंपनी के 26% की ग्रोथ देखने मिली है। कोई भी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है उसका रिकरिंग रेवेन्यू जो है, रिकरिंग एयूएम जो है जितना ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है उतना
ज़्यादा उस कंपनी के लिए जो है बेटर है। मतलब क्या कि उस वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के अंदर आप साइक्लिकलिटी वाला पार्ट देखोगे तो वो रिड्यूस होते जाएगा। जैसे कि साइक्लिकलिटी वाला पार्ट मतलब क्या, अब वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी जो है ना आपके कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जो है शैलो साइक्लिकल तो होती ही है कम से कम। मतलब क्या कि देखो कैपिटल मार्केट खराब चलेंगे तो ये कंपनीज खराब करेंगी, मार्केट्स अच्छे चलेंगे तो कंपनीज अच्छी करेगी। तो जितना ज़्यादा आपका रिकरिंग का शेयर इंक्रीज होगा ना, मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो साइक्लिकलिटी जो है ना हमें कंपनी के अंदर जो है फॉलो होते हुए देखने मिलेगी। अब ये रिकरिंग का शेयर आप कैसे बनाओगे, एडवाइसरी के अंदर चल जाओ या फिर दूसरी कॉर्पोरेट चीज़ें चल जाओ, इशूअर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। इस तरीके से जो है आप आपका रिकरिंग AUM जो है ग्रो कर सकते हो, जो कि JM फाइनेंशियल कर रहा है। फिर म्यूचुअल फंड के केस में अगर आप देखोगे तो हमें 36% की ग्रोथ देखने मिली है। और अफोर्डेबल होम लोन्स की भी अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने 6000 करोड़ के आसपास का गाइडेंस दिया हुआ है। अब ये लोग 3000 करोड़ की लोन बुक बना चुके हैं, तो यहाँ पे 28% की ग्रोथ जो है हमें देखने मिलेगी। इसके साथ साथ अब सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्केट के अंदर जो है ना हमें बहुत ज़्यादा IPOs देखने मिल रहे हैं अभी। तो यहाँ पे 1,20,000 करोड़ के आसपास के IPO आने वाले, तो 56 कंपनीज अपने IPO लेके आने वाली है। तो ये IPO जो है ना अभी फाइल हो गए, तो यहाँ से भी जो है ना कंपनी को अच्छे खासे रेवेन्यूज जो है देखने मिलेंगे। अब IPO की वजह से अगर आप देखोगे तो मार्केट के अंदर यार IPO की जो है इंसेनिटी हो गई है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है वो भी जो है हमें अभी फिलहाल जो है ड्राई अप होते हुए देखने मिल रही है। तो इतने ज़्यादा IPOs आ रहे हैं। एक चश्मे वाली कंपनी आप लोगों को पता ही होगा यार कितना बड़ा IPO लेकर आई है, और उनका प्राइस टू सेल्स और प्रॉफिट देखना कभी। हालांकि ये IPO वाली कंपनी IPO आने के बाद जो है मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगती है। अब हम जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से Q2 के हमें जो है ना कंपनी के नंबर्स देखने मिले। मोटा मोटा बिजनेस मॉडल के अंदर क्या चेंज हो रहा है ये जो है मैं आपको समझा चुका हूँ। अब रेवेन्यूज़ अगर आप देखोगे तो हमें 9.3% का जो है डी ग्रोथ देखने मिला है रेवेन्यूज़ के अंदर। अब आप यहाँ पे रेवेन्यूज़ पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे? अब मैं आपको सिंपला सीधा पॉइंट देता हूँ। देखो ये इनका ARC वाला बुक जो है रिड्यूस करते जा रहे हैं, इनका रियल इस्टेट वाला बुक जो है रिड्यूस करते जा रहे हैं। तो ये रेवेन्यूज़ जो है ना आपको कभी भी राइट पॉइंट नहीं देगा। फोकस आपको कहाँ करना है, यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस करना है। माने क्या कि देखो पहले क्या होता था कि प्रॉफिटेबिलिटी बैंक की जो है ना ड्रैग ऑन हो रही थी, क्योंकि इनका होलसेल वाला बिजनेस ARC वाला बिजनेस पूरी प्रॉफिटेबिलिटी खराब कर रहा था। अब ये खराब प्रॉफिटेबल बिजनेस से जो है अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरफ जा रहे हैं, हमें शिफ्ट देखने मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको जो है ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे फोकस करना है। तो प्रॉफिट के अंदर कितनी ग्रोथ आ रही है ना, ये चीज़ जो है आपको दिमाग के अंदर रखनी है कि JM फाइनेंशियल के रिजल्ट देख रहा हूँ तो प्रॉफिट पे फोकस करूंगा, नए डिवीजन किस तरीके से आ रहे उस चीज़ों पे फोकस करूंगा। इस तरीके से जो है आपको कंपनीज को ट्रैक करना होता है। एंड अगेन मैंने ये सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल के अंदर जो है ना 0 to हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई है। तो इसका लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। अगर आपको मार्केट के बारे में जेन्युइनली स्किल सेट बिल्ड करना है ना, तब तो आपको बस ये लेना ही चाहिए। अब इसके बाद हम बात करें तो 0 to हीरो मास्टर क्लास और हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो मास्टर क्लास है, दोनों का लिंक जो है ना मैंने कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। 0 to हीरो मास्टर क्लास के अंदर आप क्या सीखते हो? आप सीखते हो कि आप किस तरीके से जो है कॉन कॉल डिकोड कर सकते हो, आप जो है किस तरीके से जो है मार्केट के अंदर मेगा ट्रेंड्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्योंकि AI की वजह से अगर आप देखोगे तो डेटा जो है ना एक कमोडिटी हो चुकी है, लेकिन कॉन कॉल को पढ़कर हम किस तरीके से हमारे दिमाग के अंदर डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमें कंपनी के रिजल्ट्स इंटरप्रेट करने चाहिए, किस तरीके से जो है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को अगर आप देखोगे तो रिजल्ट किसी भी कंपनी के किसी भी इंडस्ट्री के किस तरीके से देखते वो ही नहीं आता। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आप जो है यहाँ पे AI को यूज करना सीखोगे। आप सीखोगे कि किस तरीके से आप जो आपके इन्वेस्टमेंट जर्नी के अंदर आप इक्विटी रिसर्च के अंदर AI यूज कर सकते हो और आपका टाइम सेव कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे जो है मैंने आपको सिखाया कि क्या चीजें जो है आपको डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, जहां पे मैंने आपको एक स्टॉक मार्केट चेकलिस्ट दी है और इसके साथ साथ डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट चेकलिस्ट दी हुई है। तो यहाँ पे आप सीखोगे कि कौन से सेक्टर के अंदर, जैसे कि कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, EPC कंपनीज के अंदर कुछ और ट्रैक करना पड़ता है, जब कैपिटल मार्केट कंपनीज की बात करें तो वहां पे हमें कुछ और ट्रैक करना पड़ता है। और इस तरीके से डिफरेंट सेक्टर के अंदर हमें डिफरेंट चीजें ट्रैक करनी होती है। तो ये सारी चीजें जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है 0 to हीरो मास्टर क्लास के अंदर सिखाई हुई है। तो इस मास्टर क्लास के अंदर आपको जो वैल्यू मिलती है ना बॉस इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, वो जो है 100x ज्यादा है जो आप प्राइस पे कर रहे हो। तो प्राइस कुछ नहीं है, सिर्फ 3499 जो है मैंने इसका प्राइस रखा हुआ है।
और इसके अंदर आप सीखते हो कि किस तरीके से जो है प्रैक्टिकली वैल्यूएशन कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से मैं अपना टेक्नो फंडा अप्रोच यूज करता हूँ जहाँ पे मैं टेक्निकल्स को यूज कर जो है स्टॉक स्क्रीन करता हूँ, और किस तरीके से फंडामेंटली जो है इन कंपनीज के अंदर कैटलिस्ट ढूंढता हूँ, और इसके बाद मैं मार्केट के अंदर किस तरीके से अपॉर्चुनिटीज ढूंढता हूँ। अगर आपको पता होगा तो मैं 600 प्लस कंपनीज ट्रैक करता हूँ, और जीरो टू हीरो के अंदर मैंने जो है, अगर आप देख रहे हो तो ओवर 500 प्लस कंपनीज जो है डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पे अगेन आपको जो है इन कंपनीज का बिजनेस मॉडल भी समझ जाएगा। फिर इसके बाद जब मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास की बात करूं तो इसका लेंथ अगर आप देखोगे तो 10 आवर्स के आसपास है। जीरो टू हीरो का जो है आपको 20 आवर्स के आसपास देखने मिलेगा। जीरो टू हीरो आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप इक्विटी रिसर्च कर सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये सिखाएगा कि किस तरीके से जो है ना आप आपका खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आप सीखोगे कि किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर ऐड करना चाहिए, किस बेसिस पे जो है हमें किसी भी स्टॉक के अंदर जो है अपनी पोजीशन कट करनी चाहिए। जहां पे मैंने आपको मेरा जो है करंट पोर्टफोलियो दिखाया हुआ है, और यहां पे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया हुआ है कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर ऐड किया, या क्या बेसिस पे जो है मैंने किसी भी स्टॉक से जो है अपनी पोजीशन रिड्यूस की। तो ये सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल के अंदर मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है। और इसके बाद मैं आपको यह बात बता सकता हूं कि आप कभी भी जो है ना किसी भी स्टॉक के अंदर जो है फंसोगे नहीं, क्योंकि दोनों मास्टर क्लास के अंदर जो है मैंने आपको सारी चीजें जो है बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली सिखाई हुई है। और दोनों मास्टर क्लास की अगर आप रिकॉर्डिंग्स देखोगे तो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलती है। फिर यहां पे दोनों मास्टर क्लास का प्राइस कुछ भी नहीं है। जब आप पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस देखोगे तो इसका प्राइस जो है सिर्फ 1499 है। तो आप इमेजिन करो कि सिर्फ 5000 रुपीज में अगर आप दोनों को ले लेते हो, दोनों का लिंक मैंने नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दिया हुआ है, सिर्फ 5000 रुपीज में आप जो है स्टॉक मार्केट के अंदर एक लाइफ लॉन्ग स्किल सेट बिल्ड कर सकते हो। इसके बाद से आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये स्टॉक के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है, इस स्टॉक कंपनी के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है। ना आपको बकवास कोर्सेस खरीदने की जरूरत है, वो बकवास इन्फ्लुएंसर्स के। आपको जो है बस ये दोनों मास्टर क्लास करनी है। और मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके बाद आपको कोई कोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो है सिर्फ जाकर आप सीधा कंपनी ट्रैक कर सकते हो, और आपको पता रहेगा कि आपको आपके पोर्टफोलियो के अंदर कब पोजीशन ऐड करनी है, कब कट करनी है। इसके साथ साथ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास के अंदर मैंने जो है आपके साथ डिफरेंट सेक्टर्स की जो है अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। तो 600 कंपनीज में ट्रैक करता हूं ना, उसमें हर एक सेक्टर के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है वो सारी चीजें जो है मैंने डिस्कस की है। तो अभी Q1 Q2 के नंबर्स जो भी आए उन बेसिस पे जो है हम लोगों ने सारी अपॉर्चुनिटीज डिस्कस की है। और ये भी बात किया है कि अगले Q3 Q4 के केस में अगर आप देखोगे या अगले बुल रन में जो है मुझे कौन सी कंपनीज कौन से स्टॉक्स जो है अच्छे लग रहे हैं, और इसके साथ साथ मैं क्या बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो के अंदर पोजीशन ऐड करूंगा या कट करूंगा। तो यहां पे हमने सारे सेक्टर्स कवर किए हुए, सारे सेक्टर की अपॉर्चुनिटीज कवर की हुई है। बात किया है कि कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, कौन से खराब लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव। लेकिन नन ऑफ दिस इज बाय सेल रिकमेंडेशन। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो केबल्स एंड वायर सेक्टर हो गया, पावर सेक्टर हो गया, टीएनडी हो गया, एफएमसीजी, बैंक्स, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस, ये सारी चीजें जो है डिस्कस करिए। और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास के अंदर मैं आपको यह भी सिखाता हूं कि किस तरीके से जो है आप कंपनी के अंदर, मेरी खुद की एक फ्रॉड वाली चेकलिस्ट है, जिस तरीके से आप कंपनी के अंदर जो है रेड फ्लैग्स वगैरह डिटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ किस तरीके से जो है मैं स्टॉक आइडियाज ढूंढता हूं। तो मैं आपको यह बोल सकता हूं कि ये दोनों मास्टर क्लास देखने के बाद आपका लेवल और मेरा लेवल जो है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज सेम हो जाएगा, और आपको जो है कोई भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों का लिंक जो है ना मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूं। इसके अंदर आपको जो वैल्यू मिलेगी ना बॉस, वो जो है बहुत ज्यादा अनलिमिटेड है इन दोनों के अंदर। तो दोनों आप आपके हिसाब से ले लेना। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास का प्राइस जो है ना मैं 1499 से जो है 1799 करने वाला हूं जल्दी कुछ टाइम में। और जीरो टू हीरो मास्टर क्लास का प्राइस मैंने सिर्फ 3499 रखा हुआ है। तो दोनों के अंदर सिर्फ 5000 रुपीज में जो होते कि और क्या कर रहा है जेएम फाइनेंशियल। तो पैट के अंदर हमें सिर्फ 16% की ग्रोथ देखने मिली, जो कि मैं बोलूंगा इस बार के Q2 के नंबर जो है एवरेज है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो डायरेक्शन जो चल रही थी कंपनी की वो चल ही रही है। बट अगेन मैं बोलूंगा कि पैट के अंदर जो है मैं कंपैरेटिवली जो है ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा था। लेकिन अगेन मैं आपको यही बताता हूँ कि ओवरऑल सारी वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज जैसे कि नुआमा वेल्थ, मोतीलाल वेल्थ, सारी कंपनीज ने जो है अपने नंबर्स रिपोर्ट करे। तो नुआमा के केस में भी अगर आप देखोगे तो हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं देखने मिली। मोतीलाल के केस में भी अगर आप देखोगे तो इस बार हमें जो है ग्रोथ इंपैक्ट होते हुए देखने मिली। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर सेंटीमेंट्स है ना बॉस, ये अभी तक इंपैक्टेड है। सेंटीमेंट्स अभी भी थोड़े लोअर साइड पे ही है। लोग जिस वॉल्यूम पे लोग ट्रेड करते थे अभी तक वो हमें देखने नहीं मिल रहा है। एंजल वन के अगर आप अपडेट ट्रैक करते हो, एंजल वन जो है आपको एक बहुत राइट पिक्चर देगा। एंजल वन अपने मंथली अपडेट्स देता है।
तो आप इसे भी ट्रैक करोगे ना तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग जाएगा कि कैपिटल मार्केट सेक्टर के अंदर क्या चल रहा है। तो इनके अपडेट्स आप जब ट्रैक करते हो ना, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना मार्केट के अंदर अभी फुल फ्लेज जो पहले रिकवरी थी अभी तक हमें देखने नहीं मिली है। इस रीज़न से ये कॉर्पोरेट एडवाइसरी और ये कैपिटल मार्केट वेल्थ मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है कंपनी का, यहाँ पे इतनी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है। तो यहाँ पे जब हम बात करते तो हमें H1 ओवर H1 कितनी ग्रोथ देखने मिली है, FY26 ओवर FY25। तो यहाँ पे पैट के अंदर जो है हमें 54% की ग्रोथ देखने मिली है, जो कि अगेन अच्छी बात है। और यहाँ पे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की बात करें तो हमें 16% की पैट ग्रोथ देखने मिली है। एसेट मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है कंपनी का वो इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है नहीं, इनफैक्ट प्रॉफिट बनाता ही नहीं है। इस बार उन्होंने 26 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा है। पिछले साल FY25 के अंदर इन्होंने 43 करोड़ का लॉस रिपोर्ट करा था। तो ये वाला बिजनेस जो है ना, कंपनी जैसे जैसे स्केल करेगी ना वैसे वैसे एसेट मैनेजमेंट वाला जो वर्टिकल है ना वो भी जो है हमें प्रॉफिटेबल होता हुआ देखने मिलेगा। प्राइवेट मार्केट्स वाला डिवीजन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने 359 करोड़ का पैट करा है। FY25 के अंदर ही इन्होंने 175 करोड़ का पैट करा था। तो ओवरऑल उस हिसाब से मैं बोलूँगा कि ये वाले डिवीजन ने जो है अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ से मैनेजमेंट अगेन इधर जो है रिड्यूस भी करते जा रहा है धीरे धीरे चीज़ें। होम लोन्स की मैं बात करूँ तो हमें 14% की ग्रोथ देखने मिली है पैट के अंदर, और ट्रेजरी के अंदर जो है डिग्रोथ देखने मिला है। अब ट्रेजरी जो है ये कंट्रोल नहीं होता है क्योंकि ये आपको मार्क टू मार्केट बेसिस पे रिपोर्ट करना पड़ता है। तो मोतीलाल भी M2M बेसिस पे करता है, और इस रीज़न से मोतीलाल ने भी जो है ना इस बार Q2 के अंदर जो है थोड़ा प्रॉफिट के अंदर अपने को जो है डिग्रोथ देखने मिला है। ये हो गई कंपनी के सेगमेंट्स का परफॉर्मेंस। अब कौन सा सेगमेंट करता क्या है ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं एडवाइजरी और कैपिटल मार्केट वाले सेगमेंट की बात करूं तो JM फाइनेंशियल जो है ना आपके IPO के अंदर जो है नंबर 1 पे आता है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। 28,000 करोड़ के आसपास के मार्केट ट्रांजैक्शन जो है ये लोग 15 ट्रांजैक्शन के अंदर ही क्लोज कर चुके। इसके साथ साथ बहुत बड़ी IPO की पाइपलाइन है कंपनी के पास। ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका जो क्लाइंट बेस है ना उसे इंक्रीज करने पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो FY24 ओवर 25 हमें 33% की ग्रोथ देखने मिली थी। Q2 FY25 ओवर Q2 FY26 हमें 26% की YOY ग्रोथ रेवेन्यू के अंदर देखने मिली है। पैट के अंदर 42% की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये बनकर आती है ग्रोथ की बात। और ओवरऑल अगर आप देखोगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के अंदर हमें 41% की ग्रोथ देखने मिली है। PBT के अंदर 42% की ग्रोथ देखने मिली है। तो ये भी डिवीजन जो है मैनेजमेंट यहाँ पे स्केल कर रहा है। अगेन ये हाई ROCE वाला बिजनेस है, हाई ROE वाला बिजनेस है। तो यहाँ पे आप जितना ज़्यादा स्केल करोगे आपकी कंपनी के अंदर हमें पैट की जो ग्रोथ है ना उतनी ज़्यादा देखने मिलेगी। और मार्केट किसी भी कंपनी के अंदर जो है ना कभी भी पैट ग्रोथ को रिवॉर्ड करता है। तो जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस की बात करता हूँ तो इस बिजनेस के अंदर कंपनी कौन से सेगमेंट्स के अंदर है, ये लोग डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है, सिक्योरिटी ब्रोकिंग के अंदर है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं, और एडवाइजरी की सर्विसेज ये लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये लोग इनका क्या फोकस है, इनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक्सपांड करना है, बीट डिजिटल हो गया, बीट फिजिकल हो गया। फिर इसके साथ साथ ही अपना स्केल इंप्रूव करने पे फोकस कर रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू स्ट्रीम्स इंक्रीज करने पे जो है मैनेजमेंट फोकस कर रहा है, और इसके बाद डिजिटली भी जो है ये चीज़ें शिफ्ट कर रहे हैं। तो इस वाले बिजनेस के अंदर अगर हम देखें तो Q2 ओवर Q2 हमें कितनी ग्रोथ देखने मिली है, हमें यहाँ पे थोड़ा डी ग्रोथ देखने मिला है क्योंकि अगेन ये मार्केट सेंटीमेंट्स की वजह से इंपैक्टेड है। तो पैट के अंदर भी जो है हमें 14% का जो है डी ग्रोथ देखने मिला है। जब मैं वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन की बात करूँ तो इनके जो नंबर ऑफ RMs है ना वो मैनेजमेंट ने डबल कर दिए। तो ये बहुत फिनोमिनल था। इसका ये मतलब है कि ये वेल्थ मैनेजमेंट वाले डिवीजन के अंदर जो है बहुत ज़्यादा फास्ट स्केल कर रहे हैं। टोटल वेल्थ AUM देखोगे तो 4% से इंक्रीज करा है, रिकरिंग AUM 26% से जो है हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिला है, और इनका कैश मार्केट का शेयर जो है हमें थोड़ा सा जो है फॉल होते हुए देखने मिला है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है मैं कहूँगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो लोन्स के अंदर जो है ना हमें 16% की ग्रोथ देखने मिली है। अब इसके बाद एसेट मैनेजमेंट वाला डिवीजन आ जाता है। तो एसेट मैनेजमेंट वाला जो डिवीजन है वहाँ पे कंपनी जो लॉसेस बना रही थी ना, अगर आप नोटिस करोगे तो वो जो है हमें रिड्यूस होते हुए देखने मिला है। तो यहाँ पे Q2 FY25 के अंदर और Q2 FY26 के अंदर ओवरऑल अगर आप देखोगे तो थोड़ा एक्सटेंडेड आपको देखने मिलेगा, क्योंकि पिछले साल मार्केट सेंटीमेंट्स बड़े अच्छे थे, इस साल सेंटीमेंट्स खराब हो गए। तो इस रीज़न से क्या होता है कि आपका जो AUM है ना वो उसके अंदर हमें और थोड़ा फॉल देखने मिलता है। तो ये Q2 ओवर Q2 अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको राइट पिक्चर नहीं देगा। आप थोड़ा वेट कर लो FY26 तक और फिर आप FY25 और FY26 को कंपेयर करना। बट ओवरऑल ये डिवीजन अगर मैं बताऊँ तो ये डिवीजन लॉसेस के अंदर ही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बिजनेसेस कौन से सेगमेंट को कैटर करता है, अल्ट्रा HNI, मास एफ्लुएंस, इंस्टीट्यूशनल, फैमिली ऑफिसेस और रिटेल सेगमेंट को। तो इनका फोकस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको स्केल इंक्रीज करना है। स्केल इंक्रीज करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आएंगी। म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट इन्हें एक्टिवली करना है, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं लोग। लेकिन इनका जो SIP इनफ्लोज है ना उसके अंदर हमें फॉल होते हुए देखने मिला है, क्योंकि ये लोग मैक्सिमम डिजिटल के ऊपर काम करते हैं। डिजिटली अगर आप देखोगे
तो जब मार्केट खराब होता है ना, किसी को भी जो है मार्केट के बारे में सीखना नहीं होता है, किसी को ट्रेडिंग नहीं करनी होती है, आपके रिलेटिव्स वगैरह आके बोलेंगे क्या यार तू मार्केट वाला बंदा है ना, चल तू हमसे दूर रहे, चल तू हमसे दूर रहे, ये बड़ा होता है। तो यहाँ पे मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ कि मार्केट खराब परफॉर्म करता है तो लोगों का इंटरेस्ट जो है ना मार्केट से जाने लगता है। तो इसलिए एसआईपी इन्फ्लोज के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं इन्हें इंपैक्ट होते हुए देखने मिला है डिजिटली। अगर आप देखोगे जो लोग ब्रोकर्स के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू एसआईपी कर रहे हैं, उनके एसआईपीज अगर आप देखोगे तो स्टिल एसआईपी इन्फ्लो जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इधर आपको देखना है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना किस तरीके से बेटर होती है। एयूएम के अंदर हमें 30% की ग्रोथ देखने मिली है, नॉन लिक्विड के अंदर हमें 36% की ग्रोथ देखने मिली है, और इनकी एसआईपी बुक पर मंथ जो है ना वो हमें 59% से जो है ग्रो करते हुए देखने मिली है। लेकिन जो पहले के लेवल के इन्फ्लोज आ रहे थे ना उस लेवल से जो है हमें कंपैरेटिवली लोअर इन्फ्लोज देखने मिले। प्राइवेट मार्केट वाले बिजनेस की बात करते हैं तो ये वाला ऐसा बिजनेस है जो कि मैनेजमेंट स्केल डाउन कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये लोग आपके वो होलसेल लेंडिंग वाले डिवीजन के अंदर काम करते थे, तो इधर इन्होंने स्केल डाउन किया है Q2 FY25 और FY26, जो कि अगेन राइट पिक्चर है। और इधर अगर आप नोटिस करोगे तो पहले इस बिजनेस के अंदर जो है कंपनी नेगेटिव पैट कर रहा था, अब जैसे जैसे ये इस बिजनेस को स्केल डाउन कर रहे हैं, यहाँ से रिकवरी आनी स्टार्ट हो गई है, ये लोग रिटेल लेंडिंग पे फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी जो है ना हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिली है। पहले इन्होंने रियल एस्टेट लोन्स भी जो है बड़े दिए हुए, तो अभी यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये लोग को इन्वेस्टमेंट पे फोकस कर रहे हैं, आपके सिंडिकेशन वाले इन्वेस्टमेंट पे जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं ज़्यादा। ये लोग खुद होकर जो है सामने से लोन नहीं दे रहे, ग्रुप में लोन देना जो है ये लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो है चल रहा है। Q2 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्या दिया है, लोन बुक का जो है इन्होंने रिड्यूस किया है 7,000 करोड़ से लेके 4,600 करोड़ के आसपास, तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके साथ साथ इनके जो रियल इस्टेट के वो स्ट्रेस्ड एसेट थे ना, वो भी जो है मैनेजमेंट को जो है रिकवर होते हुए देखने मिल रहा है। अगेन अगर आप देखोगे तो ARC से भी जो है हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने मिली है लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। तो ये भी बिजनेस में बोलूँगा मोटा मोटा जो है राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, वही सेल्फ हेल्प वाले डायरेक्शन के अंदर जो है जा रहा है। अब प्राइवेट मार्केट वाले डिवीजन की बात करूँ तो यहाँ पे ये लोग आपके जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं ना उन्हें भी जो है ये लोग लोन देते। तो रियल इस्टेट का जो पोर्शन है ना ये लोग धीरे धीरे जो है स्केल डाउन कर रहे हैं, और आपके दूसरा वाला जो डिवीजन ना उसका जो है धीरे धीरे ये लोग ग्रो कर रहे हैं। तो ये चल रहा है इनके प्राइवेट मार्केट वाले सेगमेंट के अंदर। अफोर्डेबल होम लोन्स वाला जो सेगमेंट है इनका, वहाँ पे ये लोग ग्रैन्युलर लोन बुक पे फोकस कर रहे हैं, मतलब मैक्सिमम रिटेल लोगों को जो है सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को जो है ये लोग लोन दे रहे हैं। तो ये होम लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज लैब के अंदर जो है एंगेज करते हैं। तो यहाँ पे अगेन ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग अपना स्केल इंक्रीज कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी पे जो है फोकस कर रहे हैं। तो ओवरऑल पैट के अंदर भी जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ जो है यहाँ पे देखने मिली है। और स्प्रेड अगर आप देखोगे तो ये लोग 13% के आसपास का जो है स्प्रेड बना रहे हैं। निम अगर आप देखोगे तो इनके 7.1% के आसपास है, जो कि मैं बोलूँगा हेल्दी है और इन लाइन है आपके इंडिया शेल्टर फाइनेंस या बाकी कंपनीज से। तो ओवरऑल सेगमेंट वाइज जब मैं बात करता हूँ तो आपका कॉर्पोरेट एडवाइजरी वाले सेगमेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ से अच्छी ग्रोथ हमें देखने मिल रही है। वेल्थ मैनेजमेंट से इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं देखने मिल रही है इस बार इस क्वार्टर के अंदर। एसेट मैनेजमेंट के अंदर थोड़ा बहुत ग्रोथ है, प्राइवेट मार्केट्स के अंदर ग्रोथ है नहीं। ये अगेन फोकस ही इनका वो है कि उसको रिड्यूस करना है, इसलिए हमें ग्रोथ नहीं देखने मिल रहा है। तो ये मोटा मोटा बन जाता है कंपनी के सेगमेंट्स की बात। तो यहाँ पे अब आपको देखना है कि किस तरीके से जो है JM फिनेंशियल जो उन्होंने बताया उस डायरेक्शन के अंदर जो है किस तरीके से जाता है, ये सारी चीज़ें पे जो है हमें फोकस करना है। फिर यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइवेट मार्केट्स के अंदर कंपनी क्या टारगेट कर रहा है, इन्हें जो है आपके फैमिली ओन्ड बिजनेसेस को टारगेट करना है, एंटरप्रेन्योरल बिजनेस को टारगेट करना है। तो ऐसे लोगों को जो है ये प्राइवेट मार्केट वाले बिजनेस के अंदर जो है टारगेट कर रहे हैं। बाकी बिजनेसेस मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो राइट डायरेक्शन के अंदर जो है हमें जाते हुए प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहा है। अब हम जो है Q2 FY26 की कॉन कॉल डिस्कस करते हैं कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट ने क्या बोला। तो ये जो है मैं आपके पास कॉन कॉल स्निपेट्स लेकर आया हूँ, पूरा कॉन्फ्रेंस कॉल जो है JM फिनेंशियल का मैंने पढ़ा है, और कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही थी जो हमें डिस्कस करनी है, तो ये एग्जैक्टली वर्ड्स टेकन है फ्रॉम दी कॉन कॉल। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट बोल क्या रहा है, मैनेजमेंट अपना जो IPO वाला डिवीजन है ना, अगर आप यहाँ रीड करोगे तो उस पर बहुत ज़्यादा बुलिश है। तो 1,20,000 करोड़ की इनके पास पाइपलाइन पड़ी हुई है जो कि अगले 6 to 12 मंथ्स के अंदर जो है हमें एग्जीक्यूट होते हुए देखने मिलेगी। तो ये वाले डिवीजन से जो है हमें अच्छे खासे रेवेन्यूज़ होते हुए देखने मिलेंगे। ARC से अगर आप देखोगे तो इनकी रिकवरी जो है ना वो इंक्रीज़ हो रही है, और इन्हें जो ट्रैक्शन है ना यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें तो ये ब्रोकिंग वॉल्यूम्स की जब मैं बात करता हूँ तो इनका जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला डिवीजन है वहाँ पे हमें रेवेन्यूज़ के अंदर क्यों फॉल होते हुए देखने मिला, क्योंकि ओवरऑल पूरे इंडस्ट्री लेवल पे अगर आप देखोगे तो आपकी ब्रोकिंग वॉल्यूम जो है YOY लेवल पे या QOQ लेवल पे दोनों के अंदर जो है थोड़े लोअर साइड पे
तो ये पूरा इंडस्ट्री फिनोमिनन है, सिर्फ जेएम फाइनेंशियल के अंदर जो है हमें ये चीज़ प्ले आउट होते हुए नहीं देखने मिल रही है। अब जब मैं AUM की बात करूँ तो अगेन मैनेजमेंट का फोकस है अपना AUM ग्रो करने पे। RMs भी जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा हायर की है, तो RMs का जो प्रोडक्टिविटी है ना इन्होंने अभी अभी हायर की है, तो उसका प्रोडक्टिविटी जो कंट्रीब्यूशन है ना वो हमें आगे जाकर इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। जब आप RMs हायर करते हो तब आपका एम्प्लॉय कॉस्ट जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिलता है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके RMs रिलेशनशिप मैनेजर्स मैच्योर होते हैं, आपकी कंपनी के अंदर ज़्यादा टाइम स्पेंड करते, क्लाइंट्स लेना स्टार्ट करते, तब अगर आप देखोगे तो आपकी आरएम की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, और तब आरएम से जो कंट्रीब्यूशन है आपके कंपनी के पास वो जो है आना स्टार्ट होता है। फिर इसके बाद अगेन अगर हम बात करें तो जो कैश कंपनी के पास ARC बिजनेस से आ रहा है ना, वो कैश कंपनी कहाँ कर रहा है, आपके जो एसेट रिच बिजनेस है, एसेट रिच मतलब हाई ROE बिजनेस जो है आपके, एसेट लाइट बिजनेसेस, हाई ROE बिजनेसेस, गुड बिजनेसेस, उसके अंदर जो है इन्वेस्ट कर रहा है। तो ये इनका प्लान है। ओवरऑल बहुत से प्रोविजन जो है ये लोग रिवर्स भी कर रहे हैं, तो ये भी अगेन जो है एक इंटरेस्टिंग बात बनकर आई। और जो भी पुरानी चीज़ें इनके पास ARC बिजनेस से रिकवरी हो रही है उसे ये लोग कैश फ्लो के थ्रू या तो डिविडेंड दे रहे हैं, अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब इनके बिजनेस के अंदर ही। रियल इस्टेट वाले सेगमेंट की बात करूँ तो अगेन ये लोग टारगेट कर रहे हैं कि अभी पहले इनकी रियल इस्टेट की बुक थी 2 साल पहले 10,000 करोड़ के आसपास की, आज के डेट पे ये 2,000 करोड़ के नीचे के आसपास आ चुकी है बुक। तो यहाँ पे भी जो है मैनेजमेंट ने बड़ा प्रोग्रेस किया और डायरेक्शन जो है हमें राइट देखने मिला है। फिर जब हम वेल्थ मैनेजमेंट वाले बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि जो वेल्थ मैनेजमेंट का डिजिटल वाला सेगमेंट है वहाँ पे ये लोग ट्राई कर रहे हैं कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स के अंदर जो है हमें ब्रेक इवन करते हुए देखने मिलेंगे, और ये लोग इनका जो बर्न है ना वो रिड्यूस करते हुए देखने मिलेंगे। तो FY27 के अंदर जो है हमें ब्रेक इवन देखने मिल सकता है इस चीज़ का, वो जो है आपको ट्रैक करना पड़ेगा। अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस के अंदर ये किन लोगों को लोन देते, ये आपका उन लोगों को लोन नहीं देते जिनका सिबिल जो है 750 प्लस के आसपास है, ये उन लोगों को लोन देते हैं बॉस जिनका सिबिल जो है ना वो 700 से 600 से 700 के बीच में, उन लोगों को लोन देते हैं जिन्हें बैंक्स लोन नहीं दे रहा है। नहीं तो आप जब बजाज हाउसिंग जैसी कंपनीज देखते हो तो वो ऑलरेडी उन लोगों को लोन दे रहे हैं जिनका सिबिल जो है 750 प्लस है। तो इस तरीके से जो है आपको इनके अफोर्डेबल हाउसिंग बिजनेस के बारे में सोचना है, और इस रीज़न से इनके निम्स भी जो है ना अफोर्डेबल हाउसिंग वाले बिजनेस के अंदर वो जो है कंपैरेटिवली हायर साइड पे। फिर यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपका जेएम फाइनेंशियल, जो कि बात मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगी कि यार ये लोग आपके डीमर्जर के बारे में बात कर रहे हैं। अब डीमर्जर कभी भी कोई भी कंपनी कर रहा है ना, मतलब क्या होता है कि जेएम फाइनेंशियल के आज की डेट पे अगर आप वैल्यूएशन देखोगे तो कंपनी को मार्केट कैप कितना मिलता है 14,000 करोड़ का। जब आप कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू देखोगे तो इनका कितना प्राइस टू बुक वैल्यू है 1.39 के आसपास का। अगर आप देखोगे तो 1.1 का इनका मीडियम प्राइस टू बुक है, और अभी आज के डेट पे 1.4 के प्राइस टू बुक पे जो है कंपनी ट्रेड कर रही है। जब आप बाकी कंपनीज देखोगे, नुआमा या बाकी सारी कंपनीज, तो उनका अगर आप वैल्यूएशन देखोगे और प्राइस टू बुक देखोगे तो वो जो है कंपैरेटिवली हायर साइड पे। क्या आप ये चीज़ एग्री करते हो? तो अब क्या होगा कि एक बार इनका जो ये ARC वाला बिजनेस और कैपिटल मैनेजमेंट वाला बिजनेस अलग अलग हो गया, कैपिटल मार्केट वाला बिजनेस, तो वहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, वैल्यू अनलॉकिंग होगी, जो कि हमें नुआमा के साथ देखने मिली। एडलवाइस ने क्या किया, एडलवाइस ने क्या किया, नुआमा का जो बिजनेस है वो अलग कर दिया। आप चाहते हो कि मैं एडलवाइस पे वीडियो बनाऊँ तो मैं वो भी कवर करूँगा। नेक्स्ट वीक के अंदर मैं प्लान कर रहा हूँ कि एडलवाइस को भी जो है आप लोगों के साथ कवर करूँ। तो यहाँ पे अगेन आप नोटिस करोगे तो एडलवाइस के साथ नुआमा ने क्या किया, नुआमा के साथ वैल्यू अनलॉकिंग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि नुआमा जो है बेटर बिजनेस है, हायर ROE वाला बिजनेस है। एडलवाइस के अंदर अगर आप देखोगे तो बहुत से बिजनेसेस आते हैं, तो ये दिक्कत है। फिर इसके बाद अगेन अगर आप देखोगे तो अभी डीमर्जर नहीं होगा, अभी 18 मंथ्स 1.5 साल तक तो कुछ नहीं होना है। 18 मंथ्स के बाद अगर ये अपना एसेट मैनेजमेंट वाला बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस स्केल करते तब जो है हमें डीमर्जर होने के चांसेस देखने मिल सकते हैं। अभी इनका आपका AMC वाला बिजनेस और WM वाला बिजनेस, वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस बहुत छोटे स्केल पे। तो ये बनकर आती है बात, ओवरऑल कंपनी जो है सारे अच्छे सेगमेंट्स के अंदर जा रही है। वेल्थ मैनेजमेंट एक ऐसा सेगमेंट है, आपका कैपिटल मार्केट्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंडिया के अंदर जो है ना अभी भी बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेजेस के अंदर है। तो ये जो है हमें बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे ग्रो करता हुआ देखने मिलेगा इन कमिंग ईयर्स। तो कंपनी ऑल डायरेक्शंस के अंदर जो है जेएम फाइनेंशियल हमें राइट डायरेक्शन के अंदर जो है जाता हुआ देखने मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर। Q2 के अंदर पैड ग्रोथ में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ओवरऑल अगर मैं रिजल्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में अगर हम बात करें तो डायरेक्शन जो है सही चल रहा है कंपनी के बारे में।
लोन बुक ये लोग रिड्यूस कर रहे हैं, राइट बैक शो इन्होंने पहले करे थे वो इनके पास जो है फिर से आ रहे हैं। लेंडिंग के अंदर इन्होंने बहुत टाइम पहले एंटर किया था, अब वो हमें गलती लगती है, लेकिन उस टाइम पे जो है इन्होंने डाइवर्सिफिकेशन के लिए एंटर किया था। मतलब 2008-2009 की मैं बात करूँ ना, तो वहाँ पे एडलवाइस, मोतीलाल, जेएम फाइनेंशियल सब ने अलग अलग वेंचर्स के अंदर एंटर किया। तो एडलवाइस ने भी एनबीएफसी उनकी बनाई हुई है, मोतीलाल के अंदर हाउसिंग फाइनेंस वाले डिवीजन के अंदर एंटर किया था, जेएम ने आपके एनबीएफसी के अंदर एंटर किया था, होलसेल एनबीएफसी और रिटेल के अंदर। क्योंकि इनकी रेवेन्यूज उस टाइम पे साइक्लिकल थी बहुत, तो अभी साइक्लिकल नहीं है कि आपके मन में ये सवाल आएगा। तो अभी इतने ज़्यादा साइक्लिकल नहीं है इनके रेवेन्यूज, क्योंकि आपका जो वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस होता है ना, वो एक शैलो साइक्लिकल बिजनेस होता है। जब आप होली एक ब्रोकर होते हो तब मैं बोल सकता हूँ कि आपका बिजनेस जो है ना साइक्लिकल होता है। तो इस तरीके से जो है कंपनी का मोटा मोटा बिजनेस जो है राइट डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। होपफुली आपको हमारा जेएम फाइनेंशियल का एनालिसिस जो है पसंद आया होगा, डीप डाइव जो है ये आपको पसंद आया होगा। बाकी इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास का लिंक जो है, जीरो टू हीरो मास्टर क्लास और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मास्टर क्लास, दोनों का लिंक जो है मैं नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर दे रहा हूँ। अगर आपको जेन्युइनली एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है, अगर आपको मार्केट के अंदर प्रैक्टिकल सेंस बिल्ड करना है, तब जो है मास्टर क्लास आपको लेनी ही है। कॉमेंट सेक्शन के अंदर मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप मास्टर क्लास के लिए जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर लेना। कुछ भी प्राइस नहीं है इसका, 1499 और 3499 प्राइस है। 5000 रुपीज़ के अंदर आप इमेजिन करो कि आपको जो है ना वो फाइनेंस कोर्सेस है ना, जैसे कि सीएफए बन जाता है, एमबीए बन जाता है, उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज जो है आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगेन 2 लेवल ऑफ सीएफए जो है मैंने भी कर रखे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ मार्केट के हिसाब से मैं बात करूँ तो वो सारी चीज़ें जो है मुझे उसमें सीखने नहीं मिली। तो फाइनेंस कोर्सेज के अंदर आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें नहीं सीखने मिलती है। तो यहाँ पे जीरो टू हीरो और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो आपको ये दोनों मास्टर क्लास लेनी है। बाकी आप खुद देखोगे कि आपके इन्वेस्टमेंट की जर्नी के अंदर जो है बहुत बड़ा वैल्यू कंट्रीब्यूशन देगा। और जब मैं वैल्यू की बात करता हूँ तो आपको इसमें जो वैल्यू मिलती है ना, वो जो है 100x ज़्यादा इन टर्म्स ऑफ जब मैं नॉलेज की बात करूँ। और इस मास्टर क्लास के अंदर जो भी लोग एनरोल्ड थे उन्होंने जो है एक भी नेगेटिव रिव्यू मुझे आया नहीं है। इनफैक्ट लोगों ने मुझे ये बताया कि उनके पूरे किसी को इंटर्नशिप मिल रही है, अब किसी को अगर आप देखोगे तो इक्विटी रिसर्च के अंदर जॉब मिल चुका है, लोग खुद कंपनीज को ट्रैक करना स्टार्ट कर रहे हैं, लोगों ने अपने पोर्टफोलियोज चेंज कर दिए खुद के बहुत सारे। पहले वो लोग गलत कंपनीज को चेज कर रहे थे, अब उन्हें जो है मार्केट के अंदर अपॉर्चुनिटीज मिलनी स्टार्ट हो गई है, लोग इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन रहे हैं। तो अगर आपको एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना है तो मास्टर क्लास का लिंक नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर है, आप एनरोल कर सकते हो। बाकी वीडियो कैसा लगा मुझे बताओ कॉमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो आते रहेंगे और नया वीडियो आने वाला है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इसके साथ साथ अगर आप हमें जो है अभी तक एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो जल्दी जाओ एक्स पे फॉलो करो, आयुष मर्दा 07 हमारा यूजर नेम है, जहाँ पे जो है अगेन मैं बहुत सारे अपडेट्स वगैरह जो है पोस्ट कर रहा होता हूँ। तो एक्स पे जो है ज़रूर हमें जो है जाकर फॉलो करना है। तो ये बनकर आती है बात। होपफुली आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत। मास्टर क्लास का लिंक इज इन द कॉमेंट सेक्शन।